नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। और आप सबका स्वागत है किरण शिक्षार्थी मंच पर। साथियों, हम देख रहे थे यूजीसी नेट 13 नवंबर 2020 सेकंड शिफ्ट का प्रश्न पत्र हम देख रहे थे और इसमें हमने 50 प्रश्न देख लिए थे और अब देखेंगे आगे। एलटी का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है और हमारा उद्देश्य ये था कि जो नए प्रश्न पत्र हैं हम उनको जब तक कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाए हैं क्योंकि व्याख्या साथ में पढ़ती हूँ मैं तो और टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो वो नहीं कंप्लीट हो पाए और प्रश्न पत्र थे जो वो बहुत ज़्यादा थे। 2018 से 2025 तक के प्रश्न पत्र मैं सोच रही थी कि करा दूं, लेकिन वो नहीं हो पाए। अब हम ये जो प्रश्न पत्र है ये कंप्लीट कराकर जो हमारी पुराने शुरू से जो मैं सीरीज लेकर चली थी मैं वहीं से कराऊंगी और ये जो बाकी के प्रश्न पत्र हैं ये मैं बाद में कराऊंगी और ये जो मैं करा चुकी हूँ ये भी उसमें इंक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि अब मैं प्रश्न पत्र का जो ईयर है वो लेकर मैं नहीं चलूंगी, मैं पेज नंबर लेकर चलूंगी। और हमारा उद्देश्य यह है कि हमें व्याख्या अच्छी तरीके से पढ़नी है। सिर्फ ये नहीं है कि क्वेश्चन हमने पढ़ लिए और सही पे टिक मार्क लगा दिया, ये नहीं करना है, क्योंकि इसकी जो व्याख्या है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो प्रश्न आ चुके हैं वो बहुत कम संभावना होती है कि वो प्रश्न आए, लेकिन व्याख्या में इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं, वो आने के पूरे चांस होते हैं। तो किसी भी एग्जाम के लिए हम इसकी व्याख्या यदि अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, समझकर पढ़ेंगे, तो वो बहुत काम आएगी। तो और अब मैं जो लेकर चलूंगी मैं पेज नंबर लेकर चलूंगी और ऐसा नहीं है कि मुझे एक दिन में 30 ही प्रश्न कराने हैं या पूरा प्रश्न पत्र कराना है, ऐसा नहीं है। मैं अच्छे तरीके से समझकर पढ़ूंगी, चाहे मैं एक दिन में 10 क्वेश्चन ही क्यों ना कराऊं, लेकिन हम अच्छे से समझकर पढ़ेंगे, चीज़ों को अपने ध्यान में रखते हुए चलेंगे, तो ही हम किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बेस्ट तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये प्रश्न पत्र तो मैं अब करा दूंगी। तो प्रश्न है, अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी करुणा में रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया है कि करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। करुणा पात्र अथवा विषय के दुख मात्र से उत्पन्न होता है। ये उत्पन्न नहीं है, उत्पन्न है। ये करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। करुणा का आलंबन करुणा करने वाले के प्रति कृतज्ञ होता है। तो हमें बताना है ये जो पंक्तियां दी गई हैं इसमें कौन कौन सी पंक्ति जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है। इसमें जो है सी को छोड़कर ये जो है ये ए, बी और डी जो ये कथन है ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। अब देख लेते हैं प्रश्न 52 को। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए है और कथन आर है। तो हमें बताना है कि इसमें कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो कथन ए है, दलित स्थापित संस्कृति व्यवस्था का विरोध कर सामाजिक समता का प्रस्ताव करता है। और कथन 2 है और कथन आर है, दलित लेखक राम मनोहर लोहिया के समाजवादी वैचारिक दर्शन से सर्वाधिक प्रभाव है। उपयुक्त कथनों में आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। तो हमें सही बताना है कि कौन सा गलत है कौन सा सही है। तो इसमें जो हमने पहले पढ़ा था कथन हमने पढ़ा था, दलित स्थापित संस्कृति व्यवस्था का विरोध कर सामाजिक समता का प्रस्ताव करता है। तो इस तरह से जो हमारा सी है वो ए सही है और आर गलत है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। दलित स्थापित संस्कृति व्यवस्था का विरोध कर सामाजिक समता का प्रस्ताव करता है। दलित लेखक राम मनोहर लोहिया के समाजवादी वैचारिक दर्शन से सर्वाधिक प्रभावित नहीं थे, अतः ए सही और आर गलत है। अब देख लेते हैं प्रश्न 53 को। निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कहानियां हैं और यहाँ पर
उनके लेखक हैं, तो हमें मिलाना है कि कौन सी कहानी किसकी है। तो जो कालिंदी चरण है वो है जैनेन्द्र की। हमें पात्र बताने हैं। तो जो कालिंदी चरण कालिंदी चरण जो पात्र हैं वो है पत्नी के पात्र हैं वो, और ये जो पत्नी कहानी है यह है जैनेन्द्र की कहानी है। और मालती जो पात्र है वो है सामनाथ, जो पात्र है वो है चीफ की दावत का पात्र है। और सुबोध जो है जिंदगी और गुलाब। और मालती जो है वो मालती है गैंग्रीन की पात्र है मालती। यहाँ इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। कालिंदी चरण सुनंदा कहानी है पत्नी और कहानीकार है जैनेन्द्र कुमार। शामनाथ माँ और चीफ की दावत भीष्म सहानी। सुबोध वृंदा जिंदगी और गुलाब के फूल उषा प्रेमवदा। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है? भाग्यवती, परीक्षा गुरु, नूतन ब्रह्मचारी, स्वामा स्वप्न। तो किसमें किया गया है? वो किया गया है परीक्षा गुरु में। परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित नीतिपरक और उपदेशात्मक उपन्यास है। हिंदी में आधुनिक ढंग का पहला उपन्यास है जो 41 प्रकरणों में विभक्त है। परीक्षा गुरु में दिल्ली के एक कल्पित रईस साहूकार मदन मोहन के अंग्रेजी सभ्यता की नकल, अपव्यय, व्यावसायिक असजगता, खुशामदी, दोस्तों की कपटपूर्ण बातों आदि के कारण बिगड़ने एवं दिवालिया होने की हद तक पहुंचने एवं अपनी प्रतिव्रता पत्नी एवं एक सच्चे मित्र का चित्रण किया गया है। परीक्षा गुरु के जो पात्र हैं, पुरुष पात्र हैं लाला मदन मोहन, ब्रज किशोर, मदन मोहन का हितैषी मित्र चुन्नीलाल, शंभुदयाल, बैजनाथ, पुरुषोत्तम। और स्त्री पात्र हैं कामिनी, लाला मदन मोहन की पत्नी प्रेमवदा, ब्रज किशोर की पत्नी। भाग्यवती 1877 ईस्वी श्रद्धाराम फुल्लोरी द्वारा रचित उपन्यास है जिसमें पंडित उमादत्त की बेटी भाग्यवती के किरदार से बाल विवाह पर जबरदस्त चोट की गई है। इसमें स्त्रियों के प्रगतिशील रूप का चित्रण है एवं उनके अधिकारों एवं स्थिति की बात की गई है। नोट: यह पुस्तक उस समय विवाह में लड़कियों को दहेज के रूप में दी जाती थी। कौन सी? भाग्यवती। अब देख लेते हैं नूतन ब्रह्मचारी को। नूतन ब्रह्मचारी 1986 बालकृष्ण भट्ट द्वारा रचित उपन्यास जिसमें बाल मनोविज्ञान, उपदेशाख्यान एवं ऐतिहासिक चित्रण से संबंधित उपन्यास, पिंडारियों के लूटमार, अराजकता एवं नासिक क्षेत्र का वर्णन है। श्यामा स्वप्न 1888 जगमोहन सिंह द्वारा रचित उपन्यास जिसमें स्वप्न, मनोविज्ञान द्वारा प्रेम, सेक्स इत्यादि तथ्यों की व्यंजना की गई है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंध कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पर कहानियां हैं और यहाँ पर उनके पात्र दिए गए हैं, तो हमें बताना है कौन सा पात्र किस कहानी का है। तो जो विशंबर है वो है आहुति का पात्र है, और जो रंजीत है वो है मिसपाल का पात्र, और तरन है माया दर्पण, नवकिशोर है दुलाई वाली का पात्र। तो इस तरह से जो हमारा कोट ठीक होता है वो होता है डी। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यहाँ पर पात्र है, कहानी है और कहानीकार है। विशंभर, आनंद, रूपमणि जो पात्र है वो है आहुति के, और आहुति जो कहानी है वो है प्रेमचंद की। रंजीत, मिसपाल कहानी के पात्र हैं और मोहन राकेश की यह कहानी है। तरन बाबू, मिस्टर दास, ठेकेदार, मेहर चंद, शंभू, मोन्टू, माया दर्पण कहानी के पात्र हैं, और माया दर्पण जो कहानी है वो है निर्मल वर्मा की। नवल किशोर, वंशीधर जानकी, वंशीधर की पत्नी, रामसाला
सीता साली। वंशी जो धर है, राम जो है उसका साला है और सीता जो है उसकी साली है। और यह कहानी है दुलाई वाली, और दुलाई वाली जो कहानी की लेखिका है वो है राजेंद्र बाला घोष, जिनको बंग महिला के नाम से भी जाना जाता है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? यह या तो मिश्र बंधु ने, जॉर्ज ग्रियर्सन ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने। तो ब्रज का कृष्ण संप्रदाय जो यह नाम सुझाया था, यह सुझाया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। हमने इनका काल विभाजन पढ़ा है। अगर आपने लेखकों का काल विभाजन नहीं देखा है तो मैं इसी चैनल पर हिंदी साहित्य का इतिहास करा रही हूँ, उसमें मैंने काल विभाजन कराए हैं, तो उसमें आप देख सकते हैं। अब इसकी व्याख्या को हम देखेंगे। यह जो नाम सुझाया है ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, ग्रियर्सन ने सुझाया है। जॉर्ज ग्रियर्सन का नामकरण एवं काल विभाजन। अब यहाँ भी हम देख लेंगे कि उन्होंने क्या क्या नाम दिए हैं। काल विभाजन के संबंध में पहला प्रयास जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया। वे काल विभाजन पूर्णतः सफल तो नहीं हो सके, फिर भी यथासंभव प्रयास किया है। उनका काल विभाजन इस प्रकार है। चारण काल 700 से 1300, 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जायसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, और यही हमसे पूछा गया है। मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसी के अन्य प्रवृत्ति, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान तथा महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। अब देख लेते हैं मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। मिश्र बंधुओं का काल विभाजन। मिश्र बंधुओं ने अपनी पुस्तक मिश्र बंधु विनोद 1913 में काल विभाजन का नया प्रयास किया, जो ग्रियर्सन के काल विभाजन से ज्यादा विकसित है। उनका काल विभाजन इस प्रकार है। प्रारंभिक काल इन्होंने प्रारंभिक काल को दो भागों में विभाजित किया है। पूर्वारंभिक काल जो कि 700 से 1343 विक्रमी संवत है, और उत्तरारंभिक काल जो कि 1344 से 1444 विक्रमी संवत है। माध्यमिक काल और माध्यमिक काल को भी इन्होंने दो भागों में विभाजित किया है। पूर्व माध्यमिक काल 1445 से 1560 विक्रमी संवत, और प्रौढ़ माध्यमिक काल 1561 से 1680 विक्रमी संवत। और फिर है अलंकृत काल। अलंकृत काल को भी इन्होंने दो भागों में विभाजित किया है। पूर्वालंकृत काल 1681 से 1790 विक्रमी संवत, उत्तरालंकृत काल 1791 से 1879 विक्रमी संवत। और फिर है वर्तमान काल 1890 से 1924 विक्रमी संवत, और वर्तमान काल नहीं, पहले है परिवर्तन काल 1890 से 1924 विक्रमी संवत, और फिर है वर्तमान काल 1926 से अब तक। अब देख लेते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा किया गया काल विभाजन। आदि काल को इन्होंने वीर गाथा काल कहा है, और जो इसकी समय सीमा है वो है 1050 से 1375 विक्रमी संवत। पूर्व मध्य काल जो कि भक्ति काल है 1375 से 1700 विक्रमी संवत। उत्तर मध्य काल जो कि रीति काल है 1700 से 1900 विक्रमी संवत। आधुनिक काल गद्य काल 1900 से 1980 विक्रमी संवत। अब देख लेते हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा द्वारा किया गया काल विभाजन। संधि काल 750 से 1000 विक्रमी संवत। चारण काल 1000 से 1375 विक्रमी संवत। भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रमी संवत। रीति काल 1700 से 1900 विक्रमी संवत। आधुनिक काल 1900 विक्रमी संवत से अब तक। अब देख लेते हैं गणपति चंद्र गुप्त द्वारा किया गया काल विभाजन। प्रारंभिक या आदिकाल 1184 से 1350 ईस्वी। पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 ईस्वी। उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 ईस्वी। आधुनिक काल 1857 ईस्वी से अब तक। अब देख लेते हैं डॉक्टर नगेंद्र द्वारा किया गया काल विभाजन। आदिकाल 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती मध्य तक। भक्ति काल 14वीं शती के मध्य से 17वीं शती के मध्य तक। रीति काल 17वीं शती के मध्य से 19वीं शती के मध्य तक। आधुनिक काल 19वीं शती के मध्य से अब तक। और आधुनिक काल को इन्होंने
इन्होंने 4 भागों में विभाजित किया है। एक है पुनर्जागरण काल, भारतेंदु काल 1857 से 1900, जागरण सुधार काल, द्विवेदी काल 1900 से 1918 ईस्वी, छायावाद काल 1918 से 1938 ईस्वी, और चौथा है छायावादोत्तर काल। और छायावादोत्तर काल को इन्होंने 2 भागों में विभाजित किया है। प्रगति प्रयोग काल 1938 से 1953 ईस्वी और बी नवलेखन काल 1953 ईस्वी से अब तक। अब देख लेते हैं डॉक्टर बच्चन सिंह द्वारा किया गया काल विभाजन। अपभ्रंश काल की इन्होंने कोई समय सीमा नहीं बताई है। भक्ति काल सन 1400 से 1650, रीति काल 1650 से 1857, आधुनिक काल 1857 से अब तक। देखिए इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट काल विभाजन हो सकते थे सब दिए गए हैं। तो मैंने आपको पहले ही कहा है हमारे लिए व्याख्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न जो आ गए हैं वो आ गए हैं, और जल्दी जल्दी का कोई प्रयत्न नहीं है मेरा कि मुझे सिर्फ ये क्वेश्चन पेपर कराना है, आज इतना खत्म करना है, आज इतना खत्म करना है, ऐसा उद्देश्य मेरा बिल्कुल नहीं है। मेरा उद्देश्य यह है कि हम समझकर चीजों को आगे बढ़े, भले हम कम कर पाए लेकिन बहुत अच्छे से कर पाए। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। भारतेंदु की निम्नलिखित मौलिक नाट्य रचनाओं में कौन से प्रहसन हैं? वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, नील देवी अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। तो हमें बताना है कि इनके कौन कौन से मौलिक नाट्य रचनाओं के जो प्रहसन हैं वो हैं। तो इसमें है सी और डी, सी और डी हैं। अब इसकी व्याख्या हम देख लेते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो जन्म है वो 1850 में हुआ और उनका निधन हुआ 1885 ईस्वी में। यहाँ पर नाटक है, इनके वर्ष है और यहाँ पर प्रकार दिया गया है नाटक के, और यहाँ पर नाटक के वर्ण विषय दिए गए हैं। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती 1873 ईस्वी प्रहसन है और सामाजिक धार्मिक विसंगति पर व्यंग्य किया गया है। प्रेम जोगनी 1875 ईस्वी 4 अंकों की नाटिका है। काशी के धर्माडंबर का छाया चित्र है। विश्व से विषमोधम 1876 ईस्वी और यह भान है। इस नाटक का जो प्रकार है वो भान है। बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजी राव को उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना पर आधारित है। चंद्रावली 1876 ईस्वी नाटिका है। वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण है। भारत दुर्दशा 1880 नाट्य रासक है, लास्य रूपक। भारतवर्ष के तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण व अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा है। अंधेर नगरी 1881 और यह कौन सा है? प्रहसन है। राजा की मूर्खता, अन्याय और अंधेर गर्दी पर तीखा व्यंग्य किया गया है। नील देवी 1881 गीति रूपक है। राजपुतानी आन बान एवं नारी का चित्रण है। सती प्रताप 1883 पौराणिक नाटक है। व्यक्तित्व की प्रतिष्ठा सावित्री सत्यवान के पौराणिक आख्यान पर आधारित है। प्रश्न है गिरिराज किशोर द्वारा रचित उपन्यास है जुगलबंदी, ओस की बूंद, लोग, झरोखे। तो गिरिराज किशोर द्वारा रचित जो उपन्यास है वो है लोग है और झरोखे है, लोग और झरोखे। अब इसकी व्याख्या हम देखेंगे। उपन्यासकार है और उपन्यास है गिरिराज किशोर का जो जन्म है वो 1937 में हुआ, निधन हुआ 2020 में। इनके उपन्यास हैं लोग 1966, चिड़ियाघर 1968, यात्राएं 1971, जुगलबंदी 1973, 2 1974, इंद्र सुने 1978, दावेदार 1979, यथा प्रस्तावित 1982, परिशिष्ट 1984, असलाहा 1987, अंतर्ध्वंस 1990, ढाई घर 1991, पहला गिरमिटिया 1999, एक आग दरिया है 1907। अब देख लेते हैं राही मासूम रजा को। राही मासूम रजा का जो जन्म है वो 1927 में हुआ और निधन हुआ 1992 में और इनके उपन्यास हैं आधा गांव 1966, टोपी शुक्ला
69, हिम्मत जौनपुरी 1969, ओस की बूंद 1970, दिल एक सादा कागज 1973, सीन 75 1977, कटरा बी आरजू 1978। आगे है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी का जो जन्म है वो 1915 में हुआ और निधन हुआ 2003 में। इनके जो उपन्यास है वो है झरोखा 1967, कड़ियां 1970, तमस 1973, बसंती 1980, मैयादास की माड़ी 1988, कुंतो 1993, नीलू नीलिमा नीलोफर। अब देख लेते हैं आगे। निम्नलिखित अवधारणाओं को कालक्रम के अनुसार सही क्रम में बताइए। हमें बताना है कि कौन सी अवधारणा किसके बाद आती है। तो सबसे पहले है यथार्थवाद, फिर है उत्तर संरचनावाद, फिर है उत्तर आधुनिकतावाद और फिर है विखंडनवाद। तो इस तरह से हमारा बी कोड ठीक होता है। यहाँ पर अवधारणा है और कालक्रम है। यथार्थवाद का जो काल है वो है 16 से 17वीं शताब्दी, उत्तर संरचनावाद 20वीं शताब्दी का मध्य, उत्तर आधुनिकतावाद 20वीं शताब्दी का उत्तरार्ध, विखंडनवाद 1967 ईस्वी। अब नीचे कथन वाला प्रश्न है। यहाँ पर स्थापना दी गई है, संचारी भाव के उन्मेष द्वारा सहृदय सामाजिक में से निष्पन्न होता है। तर्क है भरत के रससूत्र के व्याख्याकारों ने इसी तथ्य को अलग अलग तर्कों से पुष्ट किया है। तो इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें ए और दोनों गलत है। इसमें यह भी गलत है और यह भी गलत है। अब इसकी व्याख्या हम देखेंगे। इसकी व्याख्या है, संचारी भाव के उन्मेष द्वारा सहृदय सामाजिक में से निष्पन्न होता है। भरत के रससूत्र के व्याख्याकारों ने इसी तथ्य को अलग अलग तर्कों से पुष्ट किया है। अतः ए और आर दोनों गलत हैं, क्योंकि भरत मुनि ने अपनी पुस्तक नाट्यशास्त्र के 6 अध्याय में रससूत्र की व्याख्या इस प्रकार की है। अब देख लेते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है। विश्वामित्र, मत्स्य गंधा, राधा, नारद की वाणी। तो उदय शंकर भट्ट का जो नाटक है वो नारद की वीणा नहीं है। अब देख लेते हैं उदय शंकर भट्ट के नाटक या एकांकी देख लेते हैं। यहाँ पर नाटककार है और यहाँ पर नाटक या एकांकी हैं। उदय शंकर भट्ट का जो जन्म है वो 1998 में हुआ और निधन हुआ 1967 में। ये 1800 होगा, 1898 में। 1898 में जन्म हुआ और 1967 में इनका निधन हुआ। तो इनके जो नाटक हैं वो है चंद्रगुप्त 1931, विक्रमादित्य 1929, दाहर अथवा सिंधु पतन 1933, अम्बा 1935, मुक्तिपथ 1944, शक विजय 1949, राधा 1941, अशोक वन वंदिनी 1959, गुरु द्रोण का अंतर्निरीक्षण 1959, अश्वत्थामा 1959, असुर सुंदरी 1972, कमला, अंतहीन अंत, नया समाज, पार्वती, विश्वामित्र, अशोक वन बंदनी, विक्रमो वर्षीय, मत्स्य गंधा, नहुष निपात, कालिदास, संत तुलसीदास, एकला चलोरे। क्रांतिकारी, आदम युग, स्त्री का हृदय, 3 नाटक, धूमशिखा, पर्दे के पीछे अंधकार और प्रकाश, आज का आदमी। अब देख लेते हैं लक्ष्मी नारायण मिश्र को। लक्ष्मी नारायण मिश्र का जन्म 1903 में हुआ और निधन हुआ 1987 में। और इनके जो नाटक हैं वो है अशोक 1927, गरुड़ ध्वज 1945, वत्सराज 1950, दशाश्वमेघ 1950, विशस्ता की लहरें 1953, धरती का हृदय, काल विजय, गंगा द्वार 1974, राक्षस का मंदिर 1981, सन्यासी 1930, मुक्ति का रहस्य 1932,
राजयोग 1933, सिंदूर की होली 1934, आधी रात 1934, नारद की वाणी 1946, जगत गुरु 1958, मृत्युंजय 1957, चक्रव्यूह 1955। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि हैं? स्वामी अग्रदास, नाभादास, हृदय राम, स्वामी हरिदास, कृपाराम। तो जो राम भक्ति शाखा के जो कवि हैं, एक तो अग्रदास हैं, नाभादास हैं और हृदय राम हैं। तो इस तरह से हमारा ठीक होना चाहिए, ए ठीक होना चाहिए। हाँ, यही है, स्वामी अग्रदास, नाभादास और हृदय राम। राम भक्ति शाखा के कवि हैं तुलसीदास 1532 से 1623, रामानंद 1400 से 1470, अग्रदास हैं 16वीं शती, ईश्वरदास हैं 1480 से 1550 ईस्वी, नाभादास हैं 1570 से 1650 ईस्वी, सेनापति 1879, प्राणचंद चौहान 17वीं शती, माधवदास चारण 17वीं शती, हृदय राम नरहरि वापट, लालदास, कपूरचंद त्रिखा, परशुराम देव, विष्णुदास, प्रियादास, राममल पांडे, मल्लुकदास, जीवाराम, रामचरण दास, यमुना दास, उदयराम। अब देखते हैं अगले प्रश्न को। निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की कविताएं हैं? करुणा में को भाता है तम के पर्दे में आना, मधुप गुन गुन कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मेरी आंखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे, गा कोकिल बरसा पावक कन, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। तो हमें बताना है कि कौन सी पंक्तियां प्रसाद की कविताओं की हैं। तो जो है वो है बी और सी, बी और सी। यहाँ पर कविताएं हैं और यहाँ पर रचनाकार हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी, अपना मुरझाकर गिर रही पंक्तियां देखो कितनी आज धनी, इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। जयशंकर प्रसाद की कविता है ये। मेरी आंखों की पुतली में तू बनकर प्राण समा जा रे, जिस कन कन में स्पंदन हो, मन में मलयानिल चंदन हो, करुणा का नव अभिनंदन हो, वह जीवन गीत सुना जा रे। जयशंकर प्रसाद। अगली पंक्ति है, करुणा में को भाता है तम के पर्दों में आना, हे नभ की दीपावलियां तुम पल भर को बुझ जाना, महादेवी वर्मा। गा कोकिल बरसा पावक कन, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन, ध्वंस भ्रंश जग के जड़ बंधन, पावक पग धर आवे नूतन, हो पल्लवित नवल मानवपन। सुमित्रा नंदन पंत की यह पंक्तियां हैं।